मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाका मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत मामले के सभी 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आज सभी 7 मुलजिमीन को बरी करने का ऐलान कर दिया। मालेगांव बम धमाका से मुताल्लिक अपना फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, सरकारी टीम इस बात की तस्दीक करने में तो कामयाब रही कि बम धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित करने में नाकाम रही कि धमाका बाइक से हुआ था। अदालत ने कहा कि वाकये के बाद एक्सपर्ट्स की जानिब से सबूत इकट्ठे नहीं किए गए। अदालत ने यह भी कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत फर्क है। अदालत ने यह भी बताया कि धमाका के बाद पंचनामा दुरुस्त नहीं किया गया था, हादसे की जगह से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए और मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर भी कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से थी, ये भी साबित नहीं हो पाया। अदालत के इस फैसले के बाद मुल्क की सियासत में हंगामा मच गया। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का टर्म इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया, तो वहीं कांग्रेस के कई लीडरान ने बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनआईए कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं
कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। तो आपने देखा कि रविशंकर प्रसाद और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस लीडरान ने इसे फैसला बताते हुए कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है। राज्यसभा एमपी और कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने बड़ा सवाल उठाया। इमरान प्रताप गढ़ी ने इस फैसले पर कहा कि यह फैसला है, इंसाफ नहीं। कांग्रेस का मौकिफ शुरू से रहा है कि मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। एजेंसियों पे सवाल खड़ा करो, एजेंसियों को पीछे छोड़ के फिर पार्टी पे सवाल खड़ा करो। ये भाजपा की राजनीति है जो शर्मनाक है। लेकिन सरकार क्या इस मूड में है कि वो आगे नहीं जाएगी? क्या सरकार ये मानती है कि ब्लास्ट हुआ ही नहीं? क्या सरकार ये मानती है कि कोई आरोपी ही नहीं है? क्या सरकार का ये पक्ष है? क्या एनआईए का आज तक जो राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है, उसके बाद एनआईए का जो चरित्र है देश के सामने और जो विश्वास है उस पर, वो तभी बहाल होगा जब एनआईए इसमें आगे बढ़कर के देश को ये बताए कि नहीं, इतनी बड़ी घटना घटी, दर्जनों लोग मारे गए, उसका गुनहगार कौन है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एनआईए कोर्ट के फैसले को मायूसकुन करार दे दिया है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत से सवाल भी पूछा। ओवैसी ने कहा कि धमाके में 6 नमाजी शहीद हुए और 100 के करीब जख्मी हो गए थे। उन्हें उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एनआईए ने जानबूझकर इस मामले में नाकिस तफ्तीश की है, जिसकी वजह से आज ये लोग बरी हो गए। देखिए उन्होंने क्या कहा। ब्लास्ट हुआ है और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ चुभ चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं।
तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। सब भगवा आतंकवाद के लिए बात कही गई थी। इस केस के लिए कहा गया था भगवा आतंकवाद। इस मामले को चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में? एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। सर भगवा देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को। आपको एक ही रट लगा हुआ है। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आपको देखना पड़ेगा। एनआईए के स्पेशल कोर्ट का फैसला आने के बाद मुतासरा खानदानों को मायूसी हुई है। मकामी लोगों और मुतासरीन ने इसे इंसाफ नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद कई मुतासरीन ने कहा कि हमें जो उम्मीद थी उस तरह से फैसला नहीं आया। हेमंत करकरे ने जो उम्मीद की किरण दिखाई थी वो हमारे हक में नहीं आई। मौलाना कय्यूम कासमी ने कहा कि मालेगांव के मुतासरीन गरीब और मजलूम हैं, लेकिन उनके हक में फैसला नहीं आया। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल अदालत ने मालेगांव के सभी 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत और अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।